तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 का पेपर, दैट इज MNPC 013 बिजनेस लॉ। तो इस पेपर को डिस्कस करने का जो मेन रीजन है, क्योंकि ये 8 जो क्वेश्चंस कवर कर रहा है, ये 8 क्वेश्चन प्रीवियसली ईयर्स में डिस्कस्ड है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इन्हीं 8 क्वेश्चंस में से आपके, मैं मिनिमम कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन तो आपके फंस जाएंगे। 60% नंबर आपका इसी पेपर में से आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से देखिए। और ऐसा भी है, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है जून 2022 का, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें उसके भी हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बार मैं इसकी जहमत उठा रहा हूँ इस पेपर को डिस्कस करने की। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है इन तरह के वीडियोस बनाने के लिए। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस लॉ, डिस्कस द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ। चलिए आपके सामने पढ़ते हैं। तो मैं इसका एसेंस से बताऊंगा, मैं पूरा नहीं इंग्लिश में पढ़ने वाला, मैं सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू बताऊंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से बना पाए। और इसके एक चीज याद रखिएगा, इसकी हेडिंग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अंदर का कंटेंट आप मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इसकी हेडिंग्स को ठीक लिखें। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसका डिस्कस करते हैं बिजनेस लॉ की परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो बिजनेस लॉ होता क्या है? Business law refers to the body of law that governs the rights, relations, and conduct of individuals and businesses engaged in commerce, trade, and sales. It encompasses a variety of legal disciplines, including contracts, property, employment, and intellectual property, which help businesses operate legally and efficiently. समझ में आ रहा है? देखो, बिजनेस लॉ को ना और किस तरीके से बोल सकते हैं हम, कॉर्पोरेट लॉ या फिर कमर्शियल लॉ, उसको भी हम क्या कहते हैं, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जो आपके कॉमर्स में डील करता है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, उन चीजों को लेकर आप लड़ाई कर सकते हो या आप फाइट कर सकते हो लीगली। वो चीजें आपको राइट कौन देता है? बिजनेस लॉ देता है। जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब, मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर कंटेंट अपना स्पेसिफिक क्रिएटिव डाल रहा हूं, तो ये इस वीडियो का कॉपीराइट मेरे पास होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई और इसका यूज करता है, तो मैं उस पर कॉपीराइट का क्लेम लगा सकता हूँ कि आपने मेरी वीडियो चुरा ली। दैट इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, जो हमें अलाउ करता है कॉपीराइट्स का। पेटेंट्स क्या होता है? जैसे कोई कंपनी खोज कर लेती है किसी चीज की आविष्कार, तो उसके पास 20 साल तक उसे प्रोटेक्ट करने का राइट होता है। 20 साल तक उसकी मोनेटाइजेशन, यानी उससे जो भी वो उस राइट से कमाएगा उस खोज से, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपनी को जाएगी। 20 साल बाद अदर कंपनी उसको यूज कर सकती है। दैट इज पेटेंट। तो आप समझ पा रहे हैं अब क्या होता है? तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ क्या होते हैं, मैं मोटा मोटी आपको ओवरव्यू ही पढ़ाने वाला हूं आज। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप एग्जाम से एक दिन पहले बहुत कुछ कर भी नहीं पाओगे एग्जाम के साथ, तो इसीलिए। तो पहला लिखिए, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप जब वीडियो बना देखें तो एक कॉपी पेन जरूर रख लीजिए अपने पास, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, सो आपका पहला लिखिए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ। आप सब नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं मेक श्योर आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कभी, बाय एनी चांस अगर आपको मौका मिला हो, तो आपने कभी अगर किसी भी कंपनी में साइन किया होगा डॉक्यूमेंट, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, तो देर देर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है, बट फ्यू कंपनीज ऑल्सो साइन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशंस होती है कि इफ इन केस यू वुड नॉट सर्व नोटिस of 30 days, 90 days or 180 days, then you will breach the contract, and in that case company is liable to sue you. तो समझ रहे हैं, आप पे केस कर सकती है कंपनी, और वो अपने डिफेम या अपनी जो लॉस होगा उसको इनकार करने के लिए आप पे कुछ पेनल्टीज लगा सकती है, या फिर वो आपसे वापसी काम पे आने के लिए मांग कर सकती है। तो इस तरीके की चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो ये किस लिए बनाया जाता है? मेनली ये छोटे मोटी चीजों के लिए नहीं बनाया जाता है कि बंदा कंपनी से भाग जाए या इस तरीके के लिए। मेजरली इसका ये होता है कि आप कंपनी की असेट्स, उसकी डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं किसी थर्ड पार्टी को ना भेज दें, या फिर कुछ कुछ मिसकंडक्ट या कुछ फ्रॉड ना कर दें। इस तरीके की चीजें हमेशा होती हैं। सो मैंने एसेंस पढ़ा दिया है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज अ टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ क्या होता है? देखो, इट एड्रेसेस सिविल रॉन्ग्स दैट कॉज हार्म और लॉस टू इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग रेमेडीज टू दोज हार्म। टॉर्ट लॉ जो है सिविल चीजों में आता है, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सिविल केसेस की बात हो रही है।
जैसे कि अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन अ रेंटर एंड हाउस होल्डर, तो इनके बीच का जो एक बहसबाजी होगी किराए को लेकर, दैट इज नॉट अ क्रिमिनल केस। वहां पे हम उसे टॉर्ट लॉ के थ्रू सुलझा सकते हैं। ये नॉन क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनको हम टॉर्ट लॉ कहते हैं। इंक्लूडिंग नेग्लिजेशन, इंटेंशनल टॉर्ट्स, फ्रॉड, डिफेमेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। टॉर्ट लॉ एम्स टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम विद डिटर रॉन्गफुल कंडक्ट। समझ में आ रही है आपको कि कुछ पेनल्टीज या कुछ मॉनिटरी चीजें कर कर वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप लोग कभी कोर्ट में, अगर आप बाय एनी चांस, अगर भगवान करे आपको ना मिले कभी जाने का मौका कोर्ट में, बट अगर आप कभी गए होंगे तो जज पहले क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल केसेस में क्या करता है, वो मध्यस्थता के लिए भेजता है, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए भेजता है अपने पार्टीज को, दोनों पार्टीज को बोलता है कि आप जाइए मीडिएशन सेंटर में या आर्बिट्रेशन सेंटर में और वहां इस केस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज अ टॉर्ट लॉ। देन है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट आप समझ पा रहे हो, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एल है आपका, लार्सन एंड टर्बो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी, आपका बीपीएल है, रिलायंस है, टाटा क्या ग्रुप है, ये सब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं। तो इनके बीच में भी लॉज होते हैं। इनके लॉज कैसे होते हैं, रेगुलेट्स द फॉर्मेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक कॉर्पोरेशन का बनना, उसका ऑपरेशन का चलना और एक कॉर्पोरेशन को खत्म करना, ये सब किस तरीके से होती है, इन सबको जो स्मूथ करते हैं बिजनेस लॉ ही करते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी भी कंपनी को आप कल बना के आप कल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। हर चीज का एक प्रोसेस है, एक कंपनी बनाने का एक प्रोसेस है, उसको खत्म करने का भी एक प्रोसेस है। ठीक पाए, अब आप बनाते हैं, इसको आप फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको फिर एक एसेंस दे दिया है और आप होपफुली आप लिख भी रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। देखो, मेरा सिंपल पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को व्यू चाहिए या पॉस्ट टाइम चाहिए, नहीं, आप लोग लिखो, आप लोग समझो, तभी मजा आएगा। देन है हमारा फोर्थ एम्प्लॉयमेंट लॉ। एम्प्लॉयमेंट लॉ जो मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझाया था, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही नौकरी देता है। आपकी सैलरी, आपका एचआरए, आपका बोनस कितना आपको डिक्लेयर होने वाला है, या आप ई शॉप्स ले रहे हो तो ई शॉप्स आपके लिए कब अप्लीकेबल है, ग्रेजुएटी आप कितने साल बाद निकाल सकते हो, ये सब कुछ आपके अग्रीमेंट में लिखा होता है, आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है। दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉ। अगर आप ब्रीच करते हो कोई भी एम्प्लॉय या आपका एम्प्लॉयर कोई कंडीशन ब्रीच करता है, देन एम्प्लॉयर इज ऑल्सो suable and can be sued, and you are also can be suable and can be sued। आपके ऊपर भी केस हो सकता है और आप केस कर सकते हो सामने वाले के ऊपर, एंड सेम वाइस वर्सा, वो भी ये कर सकते हैं अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एम्प्लॉयमेंट लॉ को ब्रीच करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, वेजेस, आवर पर लॉ, एम्प्लॉय राइट्स, ये सब चीजों की बात हो रही है। देन है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल आप क्या समझते हैं, इंटेलेक्चुअल यानी समझ, सामाजिक यानी बौद्धिक, दिमाग की जो एक प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग लॉ। तो हम बौद्धिक किस चीज को बोलते हैं, आप ये समझिए। प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ क्रिएटर्स ओवर देयर इंटेंशंस, डिजाइन एंड आर्टिस्टिक वर्क। मैंने जैसा पहले बताया कि यूट्यूब वीडियो एक तरह का आर्टिस्टिक वर्क है, सॉरी, ये एक आर्टिस्टिक वर्क है। अब इस पे मेरा कॉपीराइट क्लेम है इस वीडियो के ऊपर, अगर इसको कोई और यूज करता है तो आई एम ऑब्लाइज टू, और मैं, मेरे पास वो राइट होगा कि मैं उसको कॉपीराइट कर सकता हूँ। एंड आपने देखा होगा टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में एक केस हुआ था, क्योंकि टी सीरीज का गाना लेने के ऊपर प्यूडीपाई पे स्ट्राइक लगा दी थी टी सीरीज ने, और वो एक बहुत बड़ा हंगामा चला था कुछ सालों तक। तो ये चीजें आप समझते हैं। कैरी मिनाटी के आप साउंड्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, टी सीरीज के साउंड्स आप अगर आज भी अपने किसी भी वीडियो में यूज करोगे देन यू वुड कॉपीराइट स्ट्राइक वुड बी देयर। तो वो पैसा डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, मोनेटाइज होके टी सीरीज के पास जाता है, क्योंकि वो कॉपीराइट उनका होता है गानों पे। देन है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। जागो ग्राहक जागो, आप सभी ने ये लाइन सुनी होगी। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, इसका क्या मतलब है जागो ग्राहक जागो, कि आप अपने राइट्स को जाने, आप अपने प्रोटेक्शन लॉ को जाने। अगर आपको कोई एमआरपी से चीज ज्यादा बेचता है तो आप तुरंत उस पर क्वेश्चन कर देते हो, आप कहते हो कि क्यों आप एमआरपी से ज्यादा चीज मुझे बेच रहे हो, क्योंकि आप उसके बारे में जागरूक हैं। बट वहीं आप किसी छोटे गांव में जाएंगे आज भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, आप यकीन मानिए आपको 10 रुपए की कोको कोला वो 11 रुपए की देगा, 1 रुपए ठंडा कराई, ये उनके वर्ड रहते हैं। तो क्यों उस तरीके की चीज है, बिकॉज वहां तक इलेक्ट्रिसिटी रीच नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, आज गांव गांव तक है, बट वो पूरा गांव उसको 1 रुपया पे कर रहा है एक्स्ट्रा। दैट्स द रीजन वो सेलर अभी भी 1 रुपया ज्यादा बेच पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उस तरीके की चीजों को अवॉइड करना है, या फिर हम उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत। बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव, ज्यादातर हम 1 रुपए के लिए केस नहीं करते, और गाँव में हमें पता है कि गांव जो है आज भी भावनाओं से ज्यादा चल रहे हैं रेदर देन इन लॉ और नियम कानूनों से। तो ठीक है, फिर है एंटी ट्रस्ट लॉ। प्रिवेंट्स मोनोपोलीज एंड प्रमोट्स कंपटीशन अमंग बिजनेसेस। आप समझ पा रहे हैं एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है।
देखिए कोई सी भी मार्केट में किसी एक ही आदमी की सत्ताधारी ना बन जाए, एक ही आदमी वहां का प्लेयर ना बन जाए। आप ये मानिए चांदनी चौक में सिर्फ एक ही जलेबी वाला रह जाए, जलेबी वाली गली में, तो उससे क्या होगा, वह आपसे मनचाहा रेट ले लेगा जैसा भी चाहे, क्योंकि वो अकेला मात्र उस पूरी मार्केट में एक अकेला जलेबी वाला है, एंड ही हैज द मोनोपोली टू आस्क यू एनी प्राइस। बट वहां पे अगर पर वहां पे अगर सात सात जलेबी वाले हों तो सबके पास में जो प्राइसेस है सेगमेंटेड रहेंगे, सबके पास प्राइसेस डिफरेंशिएटेड रहेंगे। ठीक है, और ये कंपटीशन को बढ़ाता है। अब हम 8वां पढ़ लेते हैं। Bankruptcy law governs the process by which individuals or businesses can seek relief from debts they cannot pay। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, involves various forms of bankruptcy such as chapter 7 to 11 in the US outlining the rights of obligations of the debtors and creditors। bankruptcy क्या होती है, अगर कोई कोई बिजनेसेस या कोई इंडिविजुअल अपने डेट्स को पे करने के लायबल नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, तो वो है उसको वो घोषित कर देगा देन आई एम अ बैंकरप्ट का है, अभी मैं इसको नहीं कर सकता पे। आपको जो मैंने गिरवी रख रखा है वो चीजें आप बेच सकते हो, सोल्ड आउट कर सकते हो या फिर ऑप्शन कर सकते हो, एंड देन यू आर अलाउड टू रिकवर द मनी दैट यू हैड क्रेडिट इन मी, बट मैं अभी आपको अपना लोन पे नहीं कर सकता। तो ये बैंकरप्सी लॉ में आता है। फिर है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, regulates business transactions that cross international borders, involves treaties, trade agreements, and international regulations. It addresses issues such as customs tariffs and international disputes resolution। आप समझ में आ रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, आप कोई भी ट्रेड कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इतना इजी नहीं होता है, एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने फैमा जैसे रूल लेके आए हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, मॉनेटरी एसोसिएशन सॉरी, ये क्या करती है, ये आपके ट्रेड्स को बहुत चैनलाइज कर देती है हद तक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजी बना देती है, जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस लॉ के अंडर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 मिनट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसकी इंग्लिश कॉन्टेंट पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी न किसी वे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो दोस्तों अगेन आप कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने कॉपी पेन अपने हथियारों को तैयार कीजिए, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है आप ये समझ लीजिए कि जो एक हायरार्की होती है ना अपनी बिजनेसेस की, उसमें कंपनी टॉप प्रायोरिटी पे आती है, आप ये समझ लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। सबसे ज्यादा आपसे कंपनी के बारे में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कंपनी इधर एलएलपी तो के अलावा मेरे को लगता नहीं तीसरी किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आ सकता है बाय एनी चांस, बाकी कंपनी का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो इसको हम देखते हैं। डिफाइन कंपनी, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। कंपनी क्या होती है, तो कंपनी को इस तरीके से समझिए कि ये ना एक आर्टिफिशियल बंदा है जिसके ऊपर, जिसके नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसके नाम पे हम लोन ले सकते हैं, जिसके नाम पे हम क्या नाम है केस फाइल कर सकते हैं, और कंपनी भी केस किसी और के फाइल कर सकती है। समझ रहे हो, ये कानून की नजरों में एक जीता जागता एक इंसान है, एक लीगल आइडेंटिटी देता है कानून की नजरों में, है ना। बाखला की को खा पी थोड़ी रही कंपनी, कंपनी के बिहार में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको चलाते हैं, बट कंपनी का एक एक्चुअल नाम चलता है जिसके नाम पे आप असेट्स खरीद सकते हैं, जिसके नाम पे आप लोन ले सकते हैं। तो हम समझते हैं इसको और डीपली। ठीक है, होपफुली आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी। देखो मैं थोड़ा सा, मेरा वॉइस है थोड़ा गूफी, मैं समझ सकता हूँ उस चीज के बारे में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सो जाए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं सोएंगे ना, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना आपको, कितना भी आप सोने की कोशिश कर लीजिए। तो a company is the legal entity formed by a group of individuals to engage in business activities. It is recognized by a law of separate legal person distinct from its own shareholders. This separation allows the company to own assets, incur liabilities, enter into contracts, and sue or be sued in its own name. तो distinct features of company form of businesses कैसे कैसे होते हैं, तो देखो पहला पढ़ लो। सबसे पहले तो इसको लीगल पर्सनैलिटी मिलती है, मैंने जैसा बताया आपको कि इसके अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, इसको एक बात खुद में एक चीज कंसिडर कर जाती है। अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। दिस मीन्स इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देन लिमिटेड लायबिलिटी, shareholders of a company enjoy limited liability, meaning they are only responsible for the company's debts up to the amount they have invested in shares.
देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटीज रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आ गई? कल को कंपनी अगर एनपीए होती है, कंपनी अगर कोई लॉस इनकर करती है, तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी में उतने ही पे करने के लायबल है वो, उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर किसी ने 10,000, एक डायरेक्टर ने किसी कंपनी में सिर्फ 50 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं और कंपनी की वर्थ 50,000 करोड़ है, तो भाई वो सिर्फ 50 लाख रुपए ही पे करेगा, क्योंकि उसके पर्सनल सेट्स आप नहीं सीज कर पाओगे अनटिल अनलेस ने पर्सनल गारंटी नहीं दे रखी है। तो अगेन टर्म्स एंड कंडीशन आर देयर। बैंक से आप लोन लेने जाओगे, बैंक आपको पर्सनल गारंटी इसीलिए जबरदस्ती दिलवाता है। कंपनी के नाम पे भी अगर आप लोन लेते हो तो भी वो आपको क्या कहता है कि आपको अपनी पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी बीइंग अ डायरेक्टर, क्योंकि पता है कंपनी तो कल को इन्होंने एनपीए घोषित करके आगे भाग जाएंगे, बट डायरेक्टर्स को पर्सनल गारंटी देने का पर्पज ये रहता है ताकि उनके पर्सनल एसेट्स को भी सीज कर लिया जाए। बट अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी लिख रखी है, आपने सिर्फ कंपनी की ही गारंटी दे रखी है, तो आपके पर्सनल एसेट्स को कोई छू भी नहीं सकता। देन परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट शेयर होल्डर और डायरेक्टर चेंजेस। देखो परपेचुअल सक्सेशन होता है, क्या होता है कि जैसे भी कंपनी में, अगर कंपनी में एक डायरेक्टर की बाय एनी चांस मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफरेबिलिटी होती है, वो अपने शेयर्स को किसी और को दे सकता है, अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो एक परपेचुअल सक्सेशन है। जैसे ही एक डायरेक्टर खत्म हो जाता है उसके ही अगेंस्ट दूसरा डायरेक्टर बन जाता है अगर उसने सक्सेशन प्लानिंग ऑलरेडी कंसिस्ट कर रखी है। मान लीजिए मिस्टर गुप्ता एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में थे और मिस्टर गुप्ता की बाय एनी चांस डेथ हो जाती है, बट उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग कर रखी है कि उनके सन मिस्टर गौरव गुप्ता उसको लीड करेंगे, देन डायरेक्टर वुड भी गौरव गुप्ता। तो एक बहुत अच्छा सक्सेशन हो जाता है। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वैसे मैंने देखा है अगर बहुत सारे, देखो आप लोग इजीली आप लोग शेयर में डेली डील करते हो, जब आप एनएससी पे या बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप शेयर में डील कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ही कर रहे होते हो। एक लिमिटेड नंबर तो शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के जिनकी है खरीद और बेच हो रही होती है और इसी के बीच में प्रॉफिट्स कमाए जा रहे होते हैं। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बहुत ईजी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म सबके पास है जहां पे वो डील कर पा रहे हैं, अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, बहुत ईजी है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लॉजेस हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेकर, वह चीज स्पेसिफाइड होती है कि किन कंडीशन में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन को या किसी और डायरेक्टर को। सेपरेट प्रॉपर्टी, अ कंपनी कैन own and manage its assets independently of its shareholders. The assets belong to the company, not to individual shareholders, which helps protect company properly from personal creditors and shareholders. Separate property, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी अपने असेट्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकती है, ठीक है, उससे जरूरी नहीं है कि उसमें किसी पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए। आपने कमर्शियल स्पेस खरीदा, वो खरीदा आपने ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, दैट इज देयर, उसमें कोई डायरेक्टर कल को चेंज हो गया तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी वो ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रहेगी। अब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स उस कंपनी के कौन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि फिर वही उसके लिए डिसीजन मेकर्स है। तो बट वो प्रॉपर्टी हम किसके नाम पे बताएंगे, ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। अगेन दोस्तों चाय बना लो, चाय पी लो, नेस्ले की क्रिकेट खानी है क्रिकेट खा लो, पर जागते रहो। Management structure. A company typically has a formal management structure consisting of board of directors and various officers. These structures allow for organized decision making and accountability. Management structure समझ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो एक मीटिंग करते हैं, उसमें पास ऑन करते हैं कि कौन लीगल अथॉरिटी है साइन करने के लिए, जो कंपनी के बिहाफ पे साइनिंग अथॉरिटी होगा। पहले बोरो एक होता था, क्या नाम है, कॉमन सील क्लॉज पहले, बट कॉमन सील क्लॉज अब हट गया है। पहले कॉमन सील क्लॉज में क्या होता है, एक आइडेंटिटी काइंड ऑफ मोहर रहती थी कॉमन सील क्लॉज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जो रिप्रेजेंट करती थी ऑनरशिप ऑफ द कंपनी की, हम कॉमन सील क्लॉज लगा देते थे। बट अब वैसा नहीं होता, अब अमेंडमेंट आ गए हैं कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अब हम बोर्ड ऑफ बीआर के थ्रू यानी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के थ्रू एक डायरेक्टर या जॉइंटली या सेवरली डायरेक्टर्स को हम असाइन करते हैं कि वो कंपनी के बिहाफ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज है। देन हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंपनीज आर सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक लॉ एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग ऑन कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। दिस ओवरसाइट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द पब्लिक। तो कंपनीज के पास आरबीआई के आए दिन ऑडिट आते रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि ताकि वो किसी तरीके की धांधलेबाजी ना करें, कोई फ्रॉड अगर हो तो वो डिटेक्ट हो जाए इनिशियल लेवल पे, और
कंपनी यानी इन्वेस्टर्स, कोई भी कंपनी किससे चलती है, वो इंसानों के पैसे से चलती है, पब्लिक के पैसे से चलती है। कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहा है किसी कंपनी को चलाने के लिए। तो टू सेव द पब्लिक मनी, गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट कंपनी रन्स इन अ स्मूथ वे विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। एबिलिटी टू रेज कैपिटल, जैसा मैंने बताया, कोई भी कंपनी किसी भी बैंक के पास जा सकती है और दे कैन आस्क फॉर द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ ईदर डिबेंचर्स, ठीक है, लोन, शेयर इशूइंग, इक्विटी शेयर्स को इशू करके वो कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इक्विटी इशू शेयर को इशू कर सकती है, और डिबेंचर्स और आपका लोन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों ही कंपनी ले सकती है। एबिलिटी टू सू एंड टू बी सूड, कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हो, कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर एक अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा होगा कभी भी हर साल के अंत में आप जो शेयर्स आप होल्ड करते हो वो कंपनी आपको कुछ डिविडेंड्स प्रोवाइड कराती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स। शेयर की जो वैल्यू आपकी बढ़ी तो बढ़ी, बट आपके डिविडेंड्स भी आपको अनाउंस कर देते हैं कि दैट इज लाइक 25 रुपीज पर शेयर यू वुड हैव रिसीव्ड across the profit that this company particularly has earned over in their financial year। समझ में आ गई? इस तरीके की चीजें, डिविडेंड हमेशा अनाउंस होते हैं, और डिविडेंड्स जितने अच्छे मिलते हैं कंपनी की वर्थ उतनी अच्छी बढ़ती जाती है। अक्सर हमने देखा है जो कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती है अच्छे, उनके शेयर्स की ग्रोथ भी उतनी अच्छी हो रही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया, खत्म हो गया। तो अगेन दोस्तों क्वेश्चन थर्ड हम पढ़ने आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली ईयर में दोबारा पूछा गया है। जून 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अपने हथियार दोबारा उठा लीजिए, आपका पेन, आपकी कॉपी, एक स्टूडेंट के हथियार ही होते हैं, तो उनको उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली binding agreement between two or more parties that outlines the rights and obligation regarding a specific subject matter. Contracts can be oral or written, but certain types must be in writing to be enforceable under the law. The primary purpose of a contract is to provide clarity and assurance that each party will fulfill their respective commitments. देखो दोस्तों, ओरल जैसी तो कोई चीज है नहीं आज की डेट में, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली ओनली, और जो कि रिटर्न फॉर्म में होते हैं, जिनपे आपके प्रॉमिसरी नोट्स यानी जो आपने डाक की टिकटें लिखी होगी वो लगी रहती हैं, या फिर आपके स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राजस्व के लगे हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक लीगली बाउंड है आप कि आपने सर्टेन कंडीशंस को कंप्लाई करना ही करना है। अगर आप उनको ब्रीच करते हो देन यू आर लाइक एबल और यू आर ऑब्लाइज टू पे सच पेनल्टी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जो उधर वैलिड यानी सही पर आती है। सबसे पहला है ऑफर या पर्पस। उसका ऑफर क्या है? एन ऑफर इज द क्लियर प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी द ऑफरर टू अनदर द ऑफरी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी स्पेसिफिक स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रपोज्ड एग्रीमेंट। समझ में आ गया? ऑफर क्या है? जैसे आपके पास एम्प्लॉय का ऑफर आता है, एक एम्प्लॉयर आपको ऑफर करता है ना कि भाई आपको 3 लाख रुपए पर एनएम के पैकेज पे हम यहाँ पे आपसे मजदूरी करवाएंगे बहुत तगड़ी वाली, और कोई कंपनी होती है 15 लाख रुपए पर एनएम पे हम आपको एंजॉय करवाएंगे तगड़ा, मतलब ज्यादा काम नहीं लेंगे, 8 घंटे ही काम लेंगे, सैटरडे संडे भी ऑफ देंगे। तो इस तरीके की चीजें, वो क्या है, प्रपोजल दे रहा है, सामने वाला अग्री करता है कि भाई इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसे चेंजेस करवाने हैं, देन ही शाइन और शी शाइन, और उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। ऑफर और ऑफरी, ठीक है। सेकंड है एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्टेंस कौन एक्सेप्ट करेगा? सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करेगी और फर्स्ट पार्टी एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्टेंस अकर्स व्हेन द ऑफरी यानी सेकंड पार्टी agrees to the terms of the offer. Acceptance must be communicated clearly and unconditionally, and it must mirror the terms of the offer, the mirror image rule. Any modification or counter offer create a new offer. समझ में आ गए? यानी जो भी आपका लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसे अपफ्रंट बताएंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिवाइज होगा। यानी आप जो साइन करोगे वही सामने वाले के पास अग्रीमेंट की तरह तौर पे जाएगा। ऑफरी जो उसे एक्सेप्ट करेगा वो आपका फुल एंड फाइनल होगा। कोई भी इसमें मिसकंडक्ट या मिसलीड नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर ओवरव्यू या एडेंडम बनेगा। यानी जो भी बनेगा वो एक नए ही फॉर्म में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट में। देन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रेफर्स टू द समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी विच कैन मनी, सर्विस, गुड्स और प्रॉमिस टू डू। समझ में आ गया? कंसिडरेशन किसके बारे में बात हो रही है वहां पे? जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो क्या बात कर रहे हो?
आप कुछ प्रोमिसेस की बात हो रही है, या फिर आपके कुछ विलिंगनेस की बात हो रही है, कुछ जॉब ड्यूटीज की बात हो रही है, या आप अगर ब्रीच करते हो तो कुछ पेनल्टीज की बात हो रही है, दैट्स ऑल आर अंडर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। देन कैपेसिटी, कि आप किस कैपेसिटी में साइन करने वाले हो। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द अग्रीमेंट। भाई 18 साल से कम का बंदा और जो साउंड मेंटेलिटी का है, यानी जिसके पास सोचने समझने की सही शक्ति है, वही एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक है। अगर आपका पागल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, इफ यू आर गोइंग थ्रू any kind of like neurological problem or psychological problem, then you are not allowed to enter in any kind of contract. वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर है लीगलिटी। लीगलिटी बोले तो कानून। द पर्पस एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, इंजोडिकेशन वेयर इट्स प्रोहिबिटेड इज अवॉइड एंड अनफोर्सेबल। समझ में आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में आप ये सब चीजें थोड़ी करवा दोगे कि भाई मैं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवा के दे दूंगा, तो बेवकूफी है ना, ये तो लीगल ही नहीं है। तो लीगल वे में हमें करना है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका क्या है उसके बारे में एक है कि आपके बीच में एक लीगल रिलेशन कायम हो, कि अगर आप ऑब्लाइज हो कुछ करने के लिए, अगर आपने अपनी ड्यूटी सही से नहीं करी, देन आई एम अलाउड टू केस ऑन यू, फाइल केस ऑन यू। और अगर मैं अपनी ड्यूटी से आपको पैसे सही नहीं देता, तनखे सही नहीं देता, सही काम पे आपका तय भुगतान आपके समय पे नहीं करता, देन बीइंग अ एम्प्लॉय यू आर आल्सो अलाउड टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी। इस तरह की चीज होती है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, भाई क्या टर्म्स की कंडीशंस है। द टर्म्स of the contract must be clear and specific enough that the parties understand their obligation. Vague or ambiguous terms render as a contract enforceable. मत समझ रहे हो? सर्टेनिटी, आपको पूरी क्लियरिटी जब तक ना आए तब तक आप साइन नहीं करते हो। ये आपने देखा ही होगा, ये वो पुरानी फिल्मों वाला जमाना नहीं है कि अंगूठा लगाया और कुछ भी लिख दिया एंड देन दैट इज एलिजिबल, और उसको यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी हथिया लोगे। वो ठेकेदारी वाला जमाना गया। अभी आपको क्या है भाई, एक पूरा एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, एक एनफोर्सेबल एक लीगल पार्टी बैठती है, उसके सामने आप एडवोकेट के सामने जाके साइन करते हैं, 2 गवाह लगते हैं, तब जाके एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो पाती है। समझ रहे हैं ना कितना प्रोसेस बदल गया है, जमाना बदल गया है दोस्त। फॉर्म, while most contracts can be oral, certain contracts must be in writing to be enforceable under the statute of fraud. Example, contracts for the sale of real estate, contracts for the contract be performed within 1 year, ensure that a tangible record of the agreement. भाई मोस्टली एग्रीमेंट क्या है, बात होती है ओरली होते हैं, पर मैं यकीन मानूं अगर बात लीगली बाउंड की है तो ओरली जैसा कोई चीज नहीं है। लीगली ही जो है वो सब रिटर्न में ही कॉन्ट्रैक्ट फाइल होते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगली होते हैं। आप घर बेच रहे हो, आप किराए पे घर ले रहे हो, आप कोई लीज पे एक साइकिल ले रहे हो, ऑल द थिंग्स आर रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 मेरी नजरों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसे पढ़ने का रीजन यही समझ रहा हूं क्योंकि ये हमारे असाइनमेंट में जो हमने अभी असाइनमेंट की के सबमिट किए ना, उनमें ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। तो माइट भी जो पेपर का एग्जामिनर है, जो भी आपका पेपर सेट कर रहा है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही होगी कि वो इस क्वेश्चन को भी इनपुट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी क्या होती है? एलएलपी एक हाइब्रिड मॉडल होता है, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सअप। उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप is a hybrid business structure that combines features of both partnership and corporations, यानी कंपनी का। It provides the benefit of limited liability to its partners while allowing for flexible management and operational structures typical of partnership. In an LLP, partners are generally not personally liable for the debts and liabilities of the partnership, protecting their personal assets from business related claims. समझ में आ रही है? जनरली पार्टनरशिप्स में क्या होता है कि उनके ना जो पार्टनरशिप हमारी होती है उसमें आपका जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल होते हैं डिसॉल्व होने के। अगर आप डिसॉल्व करते हो, अगर आप एनपी करते हो तो उनको भी सीज किया जाता है। बट इसमें एलएलपी में क्या होता है, वो चीज आपकी हट जाती है, पार्टनरशिप की वो बेनिफिट्स आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आपकी सिर्फ आपकी एलएलपी फर्म ही है जिसकी असेट्स को सीज किया जाएगा रेदर देन आपके पर्सनल असेट्स को, बीइंग अ पार्टनर। की फीचर्स ऑफ एलएलपी क्या होते हैं? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी जो आपका हमने कंपनी में पढ़े थे, दैट इज द थिंग। पार्टनर्स इन एलएलपी हैव लिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल
फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी बियॉन्ड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल डिट्टो वही वाला है, कंपनी वाला एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, इसलिए एलएलपी को हाइब्रिड मॉडल बोला जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है वैसे ही एलएलपी भी एक लीगल एंटिटी होती है, और एलएलपी का नाम जो है एकदम यूनिक होता है, यानी एक एलएलपी के नाम की दूसरी एलएलपी नहीं हो सकती। बालाजी इनकॉर्पोरेशन एलएलपी के नाम की दूसरी एलएलपी नहीं होगी, आप ये समझिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, एलएलपी ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। पार्टनर्स कैन मैनेज द बिजनेस डायरेक्टली और अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ में आ गए? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे एलएलपी पार्टनर्स भी मिलके किसी आदमी को डेजिग्नेट कर देते हैं बीइंग अमंग द पार्टनर्स, कि भाई वो कंपनी के बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेगा या ही इज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर एलएलपी। समझ रहे हो? कंपनी जैसा नहीं लग रहा अभी तक, कंपनी जैसा ही तो सब कुछ आ रहा है। तो क्या समझ रहे हो? पार्टनरशिप के डीमेरिट्स को हटा दिया गया और कंपनी के मेरिट्स को कंबाइन करके इस हाइब्रिड मॉडल को लेके आ गया। इसका पर्पस क्या है एलएलपी बनाने का? आप सोचोगे कि कंपनी क्यों नहीं बना ली डायरेक्ट, है ना भाई? अगर कंपनी की सारे फायदे ले रहे थे तो कंपनी बना लेते, बट आप ये समझो कंपनी के ऊपर दुनिया भर के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। आरबीआई पीछे पड़ा रहता है हाथ धो के कंपनीज के पीछे। अगर आप लिमिटेड कंपनी हो फिर तो आप पूछो ही मत, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तो ऑडिट चलती ही रहती है आए दिन, और पब्लिक लिमिटेड हो तो थोड़ी सी कम, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड पे थोड़ी कम ऑडिट होगी। बट एलएलपी क्या है? एलएलपी फ्री ट्रेड करती है, उस पर उतना उसके रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, मतलब ना के बराबर एज कम्पेयर टू इन टर्म्स ऑफ लाइक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फ्यूअर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। अब प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी, कैसे एक लिमिटेड कंपनी बनती है, ठीक है? बहुत सिंपल स्टेप में बताऊंगा कैसे एक कंपनी बनती है। दोस्तों इससे पहले फिर दोबारा बोलूंगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ये जो है वीडियो धमाके वाला होने वाला है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। इसके बाद कोई मैं सेकंड सेमेस्टर के वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, बनाएंगे तो फिर थर्ड के बनाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में सारे भाई पहुंचेंगे जो अपना देख रहे हैं सब पास होंगे, हमें गारंटी है, हम गारंटी दे रहे हैं, हम पास होंगे तो आप भी पास होंगे। तो देखो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी कैसे बनती है? सबसे पहला चूज द नेम, आपको एक स्पेसिफिक नाम चूज करना है, और नाम कैसा चूज करना है? जिस नाम की कोई एलएलपी पहले रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे कहाँ पे? एमसीए साइट पे। एमसीए मिनिस्टर, एमसीए की साइट मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, जहां पे आप चार्ट फाइल करते हो, जहां पे किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड अगर उसने लोन ले रखा है तो आप उसके चार्जेस को वहां देख सकते हो, समझ रहे हैं? तो वहां पे आपको चूज करना है एक यूनिक नेम जिस नाम की कोई दूसरी एलएलपी रजिस्टर्ड ना हो। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फिर आपको कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अलोकेट करना है। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम किसी भी एलएलपी में 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक पार्टनर जो उस कंट्री के ही हो। समझ रहे हैं? अगर आप इंडिया में बना रहे हो एलएलपी तो इंडिया के 2 बंदे तो चाहिए उस पार्टनरशिप में। फिर कोई फॉरनर ओसीएल कार्ड होल्डर या फिर एनआरआई कार्ड होल्डर कैन बी ऑल्सो पार्ट, और इधर a non-resident Indian also can be the part of this LLP, but मुझे 2 इंडियन पर्सन चाहिए फॉर्म करने के लिए क्या? एलएलपी। ड्राफ्ट द एलएलपी एग्रीमेंट, फिर एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है सेम काइंड में एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है जो अपनी आउटलाइन करता है राइट्स को, हाउ दिस कंपनी गोइंग टू परफॉर्म, ये एलएलपी कैसे परफॉर्म करेगी, इसमें कौन, इनके पास बोरोइंग राइट्स है या नहीं है, इनके पास गारंटी राइट्स है या नहीं है, ये कितना फंड मार्केट से उठा सकती हैं, कितने अपने शेयर्स को डील कर सकती हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब सब चीजें इसमें उनके काम करने की लेखा जोखा को वो पूरी अपने एग्रीमेंट में डालेंगे ड्राफ्ट करने में। देन फाइल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर एंड फाइल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विद द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। आपने आरओसी वेबसाइट पे जाके अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे दिखाना है कि ये एक एलएलपी फॉर्म हो गई है अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट। पे रजिस्ट्रेशन फी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फी लगता है दैट इज वेरी टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, पहले कुछ लगा करता था अब कुछ लगता है, तो अभी करंट प्राइस में मैं अवेयर नहीं हूं, बट आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है। देन यू नीड टू ऑब्टेन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यही सारी जितने लाइन लिख रहे हो ना, देखो एक और चीज बता रहा हूँ, दिमाग से जो बंदा काम करता है ना वो हर जगह बच जाता है। जितनी मैंने तो आपको पॉइंट बताया ना यहाँ पे किसके, एलएलपी बनाने के, कंपनी बनाने में ये लिख दे रहा सारे के साथ भाई साहब, यही सारे लिख रहे हैं कंपनी बनाने में, कुछ और नहीं करना, सब कुछ यही है डिट्टो। वही आपने सर्टिफिकेट लेने हैं, मैं समझाता हूँ।
कंपनी में भी आपने ये सब करना होता है। पहले आपने यूनिक नाम लेना होता है, डेजिग्नेटेड आपने पार्टनर की जगह डायरेक्टर्स करने होते हैं, पार्टनर की जगह डायरेक्टर कर देना। ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट की जगह ड्राफ्ट आप क्या करोगे, ड्राफ्ट करना एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर फाइल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कर देना, पे रजिस्ट्रेशन फी कर देना, और फिर आपको दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही लेना है, सीओआई। ये आपका कंपनी में भी है, यही आपका एलएलपी में, यही आपका पब्लिक लिमिटेड है, यही आपका प्राइवेट लिमिटेड में। ओपन है बैंक अकाउंट, आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है फर्म के नाम पे, ठीक है। कंप्लाई द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर आपने रेगुलेटरी की सारी रिक्वायरमेंट्स को अडहेयर करना पड़ता है जैसे कि एलएलपी में चाहिए। बस इतना सा काम करना है, इतना लिख दो बस। मैं कह रहा हूँ हेडिंग लिखने अगर आ गया है आपको, अगर आपने सिर्फ ये 8 से 10 हेडिंग ये लिख ली है, यकीन मानिए अंदर का कंटेंट एक दो में कोई नहीं पढ़ रहा, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। बट हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि अंधे की तरह कॉपी चेक होती है, ऐसा भी नहीं है। अगर अंधे की तरह चेक हो रही होती तो हर बंदा पास हो रहा था और या तो सारे बंदे फेल हो रहे थे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसकी ए आ रही है, और जो मेहनत नहीं कर रहा उसके सी और डी आ ही रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। चलो तो दोस्तों क्वेश्चन फिफ्थ, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा ये आदमी इंपॉर्टेंट बोलने के लिए ही बैठा है इस वीडियो में। भाई मैं क्या करूं, ये सारे वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यानी या तो इग्नू वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है, या फिर ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो जो पिछले 4-5 क्वेश्चन पढ़ाए ना एक अगर पेपर में नहीं फंसा तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। आप लोगों के कहने पे आप कमेंट में डाल दे रहा कि चैनल डिलीट कर दे अगर ये क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए, ये 8 पढ़ाए हुए क्वेश्चन से अगर ए भी क्वेश्चन नहीं फंसा तो मैं अपना चैनल तुरंत डिलीट कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, ठीक है। तो इसी चैलेंज के साथ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो तो आप जरूर पढ़ लेना। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, डिफाइन इंसॉल्वेंसी, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसको आईबीसी 2016 कोड भी कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दिवालिया सुना है आप लोगों ने, दिवालिया है, इसका दिवालिया हो गया उसका दिवालिया हो गया, दैट इज इंसॉल्वेंसी। refers to a financial state in which an individual or organization is unable to pay their debt as they come due। मतलब समझ रहे हो, उनकी ड्यू हो गई है बट वो अपने डेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। इट कैन लीड टू अ लीगल प्रोसीडिंग वेयर क्रेडिटर सीक्स टू रिकवर द अमाउंट्स owed। इंसॉल्वेंसी इज often the precursor to bankruptcy, which is a legal status granted by a court that allows for the restructuring of discharge of debts। समझ में आ गया इंसॉल्वेंसी क्या हुआ। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब सिर्फ नहीं समझना, दिवालिया। दिवालिया कब होता है, जब आप अपने आधार को नहीं चुका पाते हो और बैंक आपके घर पे आके खड़ा हो जाता है, आपके रिकवरी एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये कैसा भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में कुछ लड़के आईफोन किस्तों पे ले लेते हैं और उनके बाहर फिर कुछ दिनों बाद किस्तों वाले लड़के खड़े होते हैं जो उनसे चुकवाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। समझ में आ रही है। और ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने देखा है कितनी बार एनपीए हो जाते हैं, धंधों में ये चीजें बहुत कॉमन है। अब हम पढ़ते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इनके फीचर्स क्या हैं, देखिए आईबीसी बना क्यों, पहले क्या होता था, पहले ना फ्रॉड वगैरह हो जाते थे बहुत ज्यादा बैंकिंग में, मतलब बिल्कुल ही तबाह हो रखी थी। बैंक लोन देता था और सामने वाले चुकाने को बिल्कुल ही राजी नहीं थे। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो कानून है बहुत स्लो है, ये तो सबको पता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग ज्यादा ना बढ़े और कम से कम दिनों में जो है ये क्या नाम है, हम अपना बैंक अपने चार्जेस को रिकवर करवा पाए, ताकि मार्केट में जो सॉल्वेंसी है वो बनी रहे, पैसों का चलन जो है अच्छे से बना रहे। उसी के लिए हम लोग क्या लेके आए, ये इंडियन गवर्नमेंट लेके आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था ये। पहला तो बात तो टाइम बाउंड 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज और इधर 90 डेज, इसके बीच बीच में ही आपको अपना पैसा चुकाना पड़ता है। अगर आपने 3 महीने की किस्तें आपने नहीं दी, देन बैंक आपके घर पे पहुंच जाएगा, इंसॉल्वेंसी आपकी डिक्लेयर कर देगा कि उसके बाद आपको इंटरेस्ट पीना सब लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर उसके चुकाने के लायबल हो, ठीक है। वो आप 3 महीने से अगर आपने ज्यादा लिया चुकाने के लिए तो आपको पैसे में सिंगल कोड टाइम बाउंड मैंने बता दिया। अब है सेकंड, सिंगल कोड फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। अब क्या हुआ, आईबीसी में किस तरीके से किया गया, पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट्स के लिए एक अलग लीगल प्रोसीडिंग चलती थी, इंडिविजुअल के लिए लीगल प्रोसीडिंग चलती थी इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग। अब आईबीसी 2016 के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के तहत कानूनी कार्रवाई एक जैसी ही होती है, कोई अलग अलग एक्ट्स नहीं है, कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, दोनों के लिए एक ही तरीके का कानून है, जिससे बहुत हद तक वो चैनलाइज हो गया है। देन फाइनेंशियल क्रेडिटर वर्सेस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या है, नाम समझ में आ रहा है, जिन्होंने आपको पैसा दिया, दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है, जो आपको सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आपने
कभी नाम से हो लेटर ऑफ क्रेडिट्स का नाम सुना हो, ठीक है, या फिर आपने डेरिवेटिव मार्केट का नाम सुना हो। तो ये सब क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। बट फाइनेंशियल क्रेडिट किस तरीके की होती है, जहां पे आप वर्किंग कैपिटल से लेते हो, डायरेक्ट ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इस तरीके की चीजें ले रहे होते हो। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी इज फॉर्म ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब समझ रहे हो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या हुआ भाई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या की किंगफिशर, अब उसको सिर्फ एक बैंक ने तो लोन नहीं दे रखा था, एसबीआई ने भी लोन ले रखा था, पीएनबी ने भी लोन दे रखा था, आईडीबीआई ने भी लोन दे रखा था। इनफैक्ट आपके प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब ने लोन दे रखे थे विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी को। अब जब वो कंपनी खत्म हुई, जब वो डिसॉल्व हुई, तो उससे क्या हुआ, जब वो भागे विजय माल्या यहाँ से, तो क्या हुआ, अब उसके बाद हर बैंक ने अपना रिचार्ज कवर करना था, अपने क्रेडिट्स को कवर करना था। क्या हुआ फिर, सब लोग एक कमेटी बनाते हैं, उसमें फिर ये देखा जाता है कि किसका चार्ज कैसा था, फर्स्ट पारी पासु चार्ज था या सेकंड पारी पासु चार्ज था, किसका कितना बन रहा है। सब ने उसके असेट्स को बेचा, नीलामी करी, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपने अपने चार्ज को रिकवर किया। और अभी भी बहुत सारी ऑब्लिगेशन आज भी विजय माल्या पे है, दैट द रीजन वो आज इंडिया में वापस आने से कतराते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला कि विजय माल्या अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, वो एक अलग चीज है। बट नजरिया जो है मेरा समझाने का पर्पज सिर्फ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है। मैं विजय माल्या पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं किंगफिशर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंसॉल्वी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, ये भाई अपॉइंटमेंट लाइसेंस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू मैनेज द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। आईपीएस आर रिस्पॉन्डिंग कंडक्टिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। भाई आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जो आपके पैसे निकलवाते हैं सॉल्वेंसी पे। देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके समझो, जो वसूली वाले आते हैं ना, आपके ईएमआई वसूली करवाने वाले, किस्त लेने वाले, वो सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ही हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको डील देंगे, वो आपको बोलेंगे भाई कि इतना पैसा बेच रहा है, गाली गुलोज भी कर देते कहीं कभी कुछ कुछ। पर क्या करें यार, पैसा निकलवाने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना, वरना ऐसे कोई पैसा थोड़ी निकाल देगा। तो वो तो क्या बोलते हैं, ये आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि भाई आपने 50 लाख का लोन दिया था, अगर आप इतने कम कम समय में पाए कर दोगे तो हम आपको मोरिटोरियम पीरियड देंगे, यानी नो इंटरेस्ट पीरियड, या फिर हम आपके कुछ पैसे कम करवा देंगे अगर आप हमें बुलेट पेमेंट्स दोगे। आप अगर हमारा सहयोग दोगे तो हम आपका सहयोग देंगे, कॉर्पोरेट करोगे तो कॉर्पोरेट होगा, अगर आप जिद में लड़े रहोगे तो हम आपके पास लीगल केस करेंगे और आपकी जित बची कुची प्रॉपर्टी है उसको भी खा जाएंगे, ठीक है। देन प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, द आईबीसी एस्टैब्लिश अ हायरार्की फॉर द रिपेमेंट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। समझ में आ गई, वही चीज प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स कि किसको क्लेम्स मिलेगा। अगर मान लीजिए एक कंपनी किंगफिशर थी, अब उसमें जो एसबीआई है उसका फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव चार्ज है उसके एक हाउस पे, तो जब उसका हाउस बिकेगा तो सबसे पहला चार्ज रिकवर करने कौन आएगा, एसबीआई। एसबीआई पहले अपने 70 करोड़ रुपए रिकवर करेगा एंड देन उसके बाद अदर बैंक्स आर लायबल टू कवर देयर डेट्स, क्योंकि उनके पास फर्स्ट पारी पासु चार्ज है, सेकंड पारी पासु चार्ज है, तो अकॉर्डिंगली हायरार्की के बेसिस पे चार्जेस रिकवर होते हैं। रेजोल्यूशन प्लान, द आईबीसी अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान दैट आउटलाइन हाउ द डेट्स विल रिपेड और restructured. The plan must be approved by the committee of creditors and should be in the best interest of all stakeholders. Discharge of debt. Upon successful completion of the resolution process, the debts of the corporate debtors may be discharged. समझ गए, discharge of debts. जब बंदे ने सारे पैसे कर दिए तो हम उसके डेट्स को हटा देंगे, उसकी सिविल को हम दोबारा इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। सिविल तो खैर बिगड़ ही गया तो नहीं सुधार पाएंगे, पर हम उसको एक एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई अब हमारे बैंक के साथ इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको आगे अलाउ कर सकते हो, आप इसका ये प्रॉपर्टी को सेल या फिर बेच सकता है या आगे कहीं लीज आउट कर सकता है, उसको जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है वो सब चीजें होती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मोरेटोरियम, वंस द रेजोल्यूशन प्रोसेस begin a moratorium is imposed preventing creditors from taking legal actions against the debtor to the recover their dues. This gives due company time to recognize its affairs without the pressure of immediate demand from creditor. समझ में आ रही है, क्या होता है, प्रोहिबिशन दिया जाता है। भाई हर चीज का एक प्रोसेस है, पैसा निकलवाने जाने पे आप डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोल दोगे कि भाई मैं बाहर पैसे दे दे, 90 दिन हो गए, नहीं, आप 90 दिन के बाद भी टाइमलाइन देते हो, कितने दिन की, 70-80 दिन की और टाइमलाइन देते हो कि भाई ये मोरेटोरियम है, यानी नो नोटिस नो इंटरेस्ट पीरियड है, अगर आप इसमें चुका देते हो, अगर आप इसके बाद भी नहीं चुकाते हो तो आप बड़ी दिक्कत हो सकती है। लिक्विडेशन प्रोसेस यानी नीलामी, in this process plan is not approved or fails, the IBC provides a clear process for the liquidation of the company. This involves the sale of assets to repay creditors and ensure an orderly distribution of fund. पुरानी पिक्चरें देखिए ना, घर नीलाम होने वाला है, राजेश खन्ना गिर गिर के सीढ़ियों से गिर जाता है, नहीं ये संसार विला है, ये नहीं बिक सकता, होता है ना, नीलामी होती है तो बड़ी बेइज्जती होती है किसी भी इंसान की। और भारतीय कंटेक्स्ट में तो मतलब नीलामी होना समझ लीजिए आपकी इज्जत चली गई, ऐसा हो जाता है।
तो वो चीज है। एक बिजनेसमैन कुछ भी बर्दाश्त करता है, शायद वो अपनी नीलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने एसेट्स की, अपनी मशीन की, जिससे उसने कभी कमाया होता है। बहुत बहुत ही इमोशनल मार्केट है इंडियन। मुझे लगता है कोई फॉरेन प्लेयर अपनी नीलामी पे इतना दुखी ना हो जितना एक इंडियन बिजनेसमैन हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 6। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन हाउ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो पहले ही क्वेश्चन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताई थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संरक्षण, बौद्धिक, आपके पास बौद्धिक प्रॉपर्टी क्या है, आपकी सोची समझी चीजें क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड इंक्लूडिंग इन्वेंशन, लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। IP is protected by law through various means, enabling creators to control and profit from their innovations and contributions. The main types of intellectual property includes patents and copyright, trademarks and trade secrets. देखो भाई सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल समझो हल्दीराम के लोगो का। हल्दीराम का लोगो वैसे तो हमारे नजरों में क्या ही है, एक H और R बना हुआ है ना, बस एक सर्कल में लाल से। तुम्हारे लिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, बट उसको कभी लगा के देख लेना जरा अपने किसी वीडियो में, या फिर अपने घर के आगे लगा लेना उसको, और कमर्शियल पर्पज के लिए लगा लेना इस HR को। भाई साहब यकीन मानो इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी ना, जितना बड़ा कंपनी का टर्नओवर है उतनी पेनल्टी लगाता है वो रॉयल्टी की। बिक जाएगा तुम लोग, खरीद नहीं पाओगे तुम लोग, इतना बड़ा उसका नाम है। तो नाम बनाया है ना, तो जैसे HR हो गया, KFC हो गया, इनके जो लोगोस है उसकी वैल्यू है। इनकी वैल्यू नहीं है कि उसके डिजाइन कैसा है, वैल्यू उसके नाम की जो उसके पीछे है। ठीक है, तो सब होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया पेटेंट और कॉपीराइट्स के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय पेटेंट्स। पेटेंट क्या होते हैं समझो, पेटेंट क्या होते हैं। पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यूजुअली 15 to 20 years from the filing date, in exchange for the public disclosure of the invention. Patents protected new invention processes and improvement. देखो पेटेंट क्या है, आपने कोई खोज कर ली। चलो मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कल को आप आए, आपने कैंसर की एक दवाई निकाल ली, कैंसर का आपने एक इंजेक्शन डोट निकाला। अब आप क्या चाहते हो भाई कि कुछ साल मैंने इतनी मेहनत से निकाली है। देखो मेहनत किसी की हम ये नहीं कह सकते कि उसे फ्री में बांट दिया जाए। एक बंदे ने पूरी रिसर्च करी है, 85 साल उसमें लगाए हैं, उस रिसर्च का कुछ तो फ्रूटफुल कमाएगा ना, कुछ तो पैसा कमाएगा उस रिसर्च से। तो उसने कैंसर के लिए दवाई निकाल दी, एक इंजेक्शन निकाल दिया। उसने क्या कहा कि भाई मैं इसका फॉर्मूला डिक्लेयर कर दूंगा, बट आई नीड पेटेंट कि इसके फर्स्ट 20 ईयर जो इससे कमाई होगी वो फ्रूटफुल रहेगी, उसका पेटेंट मेरे पास रहेगा, और जिस कंपनी को मैं इसका पेटेंट बेचूंगा वही वही कंपनी इसको बना सकती है। तो ठीक है, पेटेंट क्या होता है, वो आपको डिस्क्लोजर करोगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे, आप उसके लिए पेटेंट साइन करोगे उस फॉर्मूला के लिए, वो पेटेंट डिस्क्लोजर उसकी एक रेसिपी दे दोगे आप, इस तरीके से बनता है, और आपके पास 20 ईयर तक का राइट है कि आप ही वो प्रोडक्ट बनाओगे। अगर वो प्रोडक्ट आपके इच्छा अनुसार या आपके बिना अग्रीमेंट के कोई और बनाता है, तो वो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो और उस कंपनी को आपको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, और यही उल्टा केस में अगर मान लो कि सामने वाली कंपनी को आप अलाउ करते हो, तो आप उससे कुछ पैसा चार्ज कर सकते हो कि भाई मेरा फॉर्मूला है, आप इसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इतना पैसा चाहिए। जैसे आपने फाइजर को भेज दिया, आपने कैंसर का इलाज निकाला और वो फॉर्मूला आपने फाइजर को भेज दिया, फाइजर ने आपको उसके लिए 85 करोड़ रुपए दान दिए, 85 करोड़ की डील दी। क्यों? पर उसने क्या बोला, 20 साल तक, अगले 20 साल तक फाइजर ने ये कंडीशन रख दी कि ये पेटेंट जो मैं आपसे ले रहा हूँ, आपसे ये कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ये फॉर्मूला आप किसी रैनबैक्सी को या सन फार्मा को या सिप्ला को नहीं बेचोगे। बस ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाती है। पर 20 साल बाद, 20 साल बाद से 20 साल बाद एक दिन के बाद ही सन फार्मा, सिप्ला और अदर ऑल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आर अलाउड टू यूज योर पेटेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेटेंट कैसे कैसे होते हैं। एक होता है यूटिलिटी का पेटेंट, प्रोटेक्ट न्यू एंड यूजफुल प्रोसेसेस, मशीन्स, आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी पेटेंट्स किसके लिए, यूटिलिटी के, मशीन्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, फिर आता है अपना डिजाइन का पेटेंट, प्रोटेक्ट न्यू ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर। प्लांट पेटेंट्स, प्रोटेक्ट न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन asexually reproduced। ठीक है, प्लांट पेटेंट्स होते हैं। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफर्ड, क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, एक्सक्लूसिव राइट, जैसे मैंने बताया एक्सक्लूसिव राइट। दूसरा क्या है, इंसेंटिव और इनोवेशन। भाई इंसेंटिव मिलता है, आपने कुछ खोजा है उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, चाहे आप प्राइवेट कंपनी से लो, चाहे आप गवर्नमेंट को बेच के ले लो। अब जैसे भी आपको पैसा कमाना है वो आपका हक है कि आपने इनोवेशन की है, तो आपका हक है, आप उससे किससे पैसा कमाना चाहते हो। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी, मैंने जैसे बताया कि
आपको इंसेंटिव तो मिलते ही है, प्लस आपने अगर उस खोज को कराया है नोबेल पुरस्कार के लिए तो आप नॉमिनेट भी होते हो, नोबेल पुरस्कार मिलता है आपको, प्लस आपको मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फाइजर कंपनी मैंने एग्जांपल समझाया था। प्रोसेस टू ऑब्टेन अ पेटेंट, एन इन्वेंटर मस्ट फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन विद द रिलेवेंट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी सच एज द यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO and European Patent Office EPO. The application undergoes examination to ensure it meets the criteria of novelty and non-obviousness and utility. समझ में आ रही है भाई? पेटेंट भी उसी का मिलेगा जो आपने बिल्कुल नया खोजा है और जो समाज में कुछ काम करती है। ये नहीं कि कल को चूर्ण के नियम मिश्रण लेके आ गए और कह दो ये चूर्ण भैया समाज का भला करेगा, इसका पेटेंट मुझे चाहिए। ये सब चीजें पेटेंट नहीं होती है, ठीक है, फालतू की चीजें। जो समाज में कुछ बदलाव लेके आ रही है या कुछ यूनिकनेस लेके आ रही है उसका पेटेंट आप ले सकते हो, फालतू चीजों का पेटेंट नहीं मिलता। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट ग्रांट्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 years इन मैनी जुरिसडिक्शन। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। समझ में आ गई? 70 साल के लिए आपके आर्टिस्टिक वर्क को वो कंप्लाई कर देती है कि भाई आप इसको यूज नहीं कर सकते। टी सीरीज के जितने भी गाने हैं हर किसी पे कॉपीराइट आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे लगा के देख लो बस गाना, जरा सी बारिश हो जाएगी और आपके ऊपर कॉपीराइट का सही आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी कि भाई आपने कॉपीराइट लिया था और इसकी जो भी मोनेटाइजेशन होता है, इससे जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा दैट ऑल गोज टू टी सीरीज। ठीक है, तो कॉपीराइट कैसे होता है? म्यूजिक पकड़ लेता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई लोगो किसी ने बनाया तो उस पर उसका कॉपीराइट होता है, समझ रहे? ड्रामेटिक वर्क्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, इन सब पे आपका वर्क लगा रहता है, कॉपीराइट लगा रहता है। माइक्रोसॉफ्ट की आप ओरिजिनल कॉपी खरीदने जाओगे तो कितनी ज्यादा महंगी मिलती है विंडो, बट हम लोग सब पायरेटेड चला रहे होते हैं। ठीक है, तो हालांकि उसके लिए ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस बात पे अवेयर नहीं है कि पायरेटेड मार्केट में चल रही है नहीं चल रही है, बट वो क्या चाहता है, वो ही अलाउस यू टू यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अगर अगले दिन ये नए चाहे माइक्रोसॉफ्ट तो वो चाहे तो आपके ऊपर कॉपीराइट लगा सकता है और आप यूज नहीं कर सकते उसको। फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफर्ड। एक्सक्लूसिव राइट, भाई एक्सक्लूसिव राइट जैसा कि आपको पेटेंट में मिलता है इसमें भी एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड अपॉन द copyright protection is automatically granted upon the creation of an original work provided it is a fixed and a tangible medium. Example, written, recorded or saved digitally. Registered with the copyright office is not mandatory but can provide additional legal benefits. Automatic protection है, कोई जरूरत नहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाने की। लाइक पेटेंट, पेटेंट पे आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे बताना पड़ता है कि पेटेंट मेरे लिए रजिस्टर्ड है। बट कॉपीराइट वर्क का ऐसा कुछ नहीं है, आपने बनाया है, आप अवेयर हो, आपके पास उसकी ओरिजिनलिटी रिकॉर्डेड है। जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम द फर्स्ट ऑनर ऑफ दिस वीडियो। अगर कोई डाउनलोड भी करता है तो मेरे पास इसका बेस वीडियो रहेगा कि भाई देखिए इस डेट स्पेसिफिक को, जैसे कि आज क्या तारीख है, आज तारीख क्या हुई, आज है 5:28 पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज 27 तारीख है ना, 27 28 है, 28 तारीख, तो मेरे को डेट भी याद नहीं है, इतना उलझा रहता हूँ मैं। आज 28 तारीख है, 28 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम द फर्स्ट ऑनर जिसने 5:28 पे इस लिटरली वर्क को बनाया है। ये डिजिटली फॉर्म में मेरे पास एड्रेस है तो मेरे पास इसका कॉपीराइट है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे डीसी कोई गाना बना रहा है तो फर्स्ट राइट उनके पास होता है, फिर उसके बाद वो अगर कोई भी उसे यूज करता है तो इधर वो रॉयल्टी दे टी सीरीज को या उसके पैसे दे उसको यूज करने के, वरना फिर कॉपीराइट तो है ही, दे कैन फाइल केस। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज, देखो अनऑथराइज्ड यूज यानी ऑथराइज्ड यूज नहीं है, कोई भी किसी और तरीके से इसे यूज करेगा तो उसको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके लिए उसको लायबल होगा केस लड़ने के लिए, लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन वेरीज, ड्यूरेशन टिपिकली कहीं कहीं 70 साल के बाद ना आपका कॉपीराइट हटाना बंद हो जाता है। जैसे 70 साल बाद एक फिल्म है जो 70 साल पुरानी है तो अब क्या हो सकता है किसी किसी कंट्री में उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो आप किसी भी आर्टिस्टिक वर्क के लिए, कि 70 साल तक आपके पास राइट था कॉपीराइट, उसके बाद वो सबके लिए यूज के लिए फ्री हो जाती है। शटर स्टॉक का नाम सुना है? शटर स्टॉक, वहां पे फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती है शटर स्टॉक पे, तो उस तरीके की चीज होती है। कॉपीराइट से जो भी अबव होती है चीजें, या यूट्यूब फ्री म्यूजिक, वो कॉपीराइट्स नहीं लगे रहते उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट आर द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, डिस्कस द इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। पहली बात तो ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है पिछले कुछ पेपर में अलग तरीके से, बट मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा क्योंकि बना बना के कर सकते हो,
ठीक है, बट ये इसके आने के चांसेस मुझे उतने खास लगते नहीं है, बट आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, तो इसलिए इसे रीड आउट कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेवरल की प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. These provisions emphasizes the importance of clean environment and the responsibility of the state and citizens in preserving the ecological balance. पहला क्या है? Article 48A. The article mandates the state to protect and improve the environment and safeguard the forests and wildlife of the country. ठीक है, स्टेट के पास जो अपना वाइल्ड लाइफ को और क्या नाम है फॉरेस्ट को बचाने का जो प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है वो है 48A. सेन है आर्टिकल 51A जी. Under this article, it is the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, to have compassion of living creatures. Then Article 21. This article guarantees the right to life and personal liberty. ठीक है. Article 253 क्या है? The article empowers Parliament to make laws for implementing any treaty, agreement, or convention with respect to the matters listed in the Constitution. देन है अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48. द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of people as one of its primary duties, and in particular the improvement of public health as a duty. The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific line. ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, हमारे को जो एक हमारा संविधान हमें किस तरीके से अलाउ करता है एक बेटर लिविंग स्टाइल के लिए, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है. तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिए हैं सस्टेनेबल प्रोटेक्शन के लिए? तो अपना पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट जो 2006 में बनाया. द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. देखो दोस्तों, ईयर याद नहीं रहता तो सिर्फ पॉलिसी का नाम लिख लेना, उससे आर्टिकल का एक्ट लिख देना, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है. स्वच्छ भारत मिशन 2014 launched to promote cleanliness, sanitation and waste management across urban and rural area. ठीक है. National Action Plan on Climate Change (NAPCC) launched in 2008. The NAPCC consists of 8 missions, including the National Solar Mission and the National Mission for Sustainable Agriculture, aimed at promoting renewable energy and sustainable agriculture practices. Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme. Part of the National Mission of Enhanced Energy Efficiency, the PAT scheme promotes energy efficiency in large energy-intensive industries through a market-based mechanism that allows for the trading of energy-saving certificates. Soil Health Card. The initiative aims to promote sustainable agriculture practices by providing farmers with a soil health card. ये गाँव वगैरह में बहुत काम आई है. सोइल की क्वालिटी देख के बता देते हैं कि भैया क्या फसल उगानी चाहिए. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सबको पता है, एलपीजी सिलेंडर जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल का कार्ड होल्डर्स के घर में मिले हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. नेशनल बायोडिवर्सिटी एक्शन प्लान. द प्लान फोकसेस ऑन द कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, promoting efforts to protect ecosystem and species. Clean Development Mechanism (CDM). Under the Kyoto Protocol, India has emerged in CDM projects aimed at reducing greenhouse gas emission while promoting sustainable development. Waste management rules. The government has implemented waste management rules, including solid waste management rules 2016 and the plastic waste management rules 2016, to promote waste reduction, recycling, and responsible waste disposal. Sustainable Development Goals (SDG). India is committed to achieving the UN SDGs, which include goals related to sustainable production and consumption, climate action, and environmental sustainability. क्वेश्चन 8 है कंपटीशन लॉ. देखो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं इसे पढ़ने के लिए, ये पिछले 2024 में क्वेश्चन आ गया, इस बार पता नहीं आए ना आए, और इसके मैंने पिछले पेपर में भी इतना रिपीटेटिव नहीं देखा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक हल्की रीडिंग मार लेते हैं. Competition law refers to the legislation enacted to promote and maintain market competition by regulating anti-competitive conduct by companies. The need for competition law arises for the desire to protect consumer welfare, ensure law competition, and prevent monopolistic practice that can distort markets and harm the economy. भाई ये ना पिछले पेपर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर कैसे होता है कॉम्पिटिशन लॉ, वो पढ़ लो. पहली बात तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, फेयर कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है इनोवेशन को, मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ मार्केट पावर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स.
पहले तो कार्टेल्स, ये सुना होगा ड्रग्स कार्टेल, ये सब चीजें। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होता है जो मार्केट में फिक्स कर देता है कंपटीशन, यानी सामान को पीछे से रोक लेते हैं और जब मार्केट में डिमांड आती है तो इकट्ठे सारे सामान बेचने निकल जाते हैं, वो सब होता है कार्टेल्स। ठीक है, ताकि कंज्यूमर्स को हार्म करा जा सके और महंगी सामान को बेचा जा सके। प्राइस फिक्सिंग, प्राइस फिक्सिंग अगर when business agree to set prices to a certain level rather than allowing market forces to determine prices, can indulge setting minimum or maximum prices and is illegal in most of the jurisdiction. Bid rigging, bid rigging is an agreement among competitors to manipulate the bidding process for contracts. This can involve routing winning bids, setting predetermined winners. समझ रहे हो बिड रिगिंग क्या होती है? जैसे टेंडर निकलते हैं ना, पहले से दिया होता है किसको टेंडर मिलना है, तो बाकी बंदों को पहले ही चुप करा दिया जाता है कि भैया तू नहीं लगाएगा, तू नहीं लगाएगा, ये मैं ले जाऊंगा सस्ते में और इसका जो प्रॉफिट होगा वो मैं तेरे को आगे से निकाल दूंगा। मार्केट डिवीजन, मार्केट डिवीजन एग्रीमेंट, agreement occurs when competitors agree to divide market or customers among themselves, reducing competition in the affected markets. This can involve geographical divisions or allocating specific customer to each. Exclusive supply agreement, these agreements involve suppliers agreeing to sell product only to specific buyers or refusing to sell to competitors of the buyer. Exclusive distribution agreement, in these agreements a supplier restricts its distribution from selling products to certain competitors or in certain areas when can limit competition in those markets. Tying agreements, tying occurs when a company requires customers to purchase a secondary product, the tied product, as a condition for purchasing a primary product. This can limit consumer choice and hinder competition. ग्रुप बॉयकॉट, सबका इकट्ठे बॉयकॉट करना किसी का मार्केट में ताकि उस बंदे को बाहर निकाला जा सके। रीसेल प्राइसिंग मेंटेनेंस, भाई ऐसा ना हो कि आप किसी से खरीद के किसी प्रोडक्ट को बिल्कुल ही एक मान लो थर्ड क्लास होटल को ले लिया और 5 स्टार के दाम में बेचना स्टार्ट कर दिया रीसेल में, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, तो हमारा MMPC 13 का हमने एक और पेपर डिस्कस कर लिया है और इसमें से हमने 6 क्वेश्चन, आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया है, बाकी 2 क्वेश्चन को हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया। ठीक है, तो उन 6 क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट 6 क्वेश्चन को, बाकी 7वां 8वां अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ओके टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और माइट बी इन नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट वगैरह डालता रहता हूँ, वो सब आप देख सकते हो सब्सक्राइब करके, वो फनी रहते हैं। ठीक है, बाय।